हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में हम लोग 8085 के ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप एक बार रेफर कीजिएगा, जो पिन डायग्राम का मैंने वीडियो बनाया था उसको आप देख लेंगे तो ये वाले पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, कि इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था। 1977 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और इसका प्रॉपर्टी ये है कि ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मतलब आपका एक लोकेशन जो होगा मेमोरी का या मेन मेमोरी का, जो भी आप कह रहे हैं, वो 8 बिट डेटा को एक लोकेशन पे आप स्टोर करेंगे। ठीक है, और आपका ये जो 8085 प्रोसेसर है इसमें नंबर ऑफ पिंस 40 है। फाइन, और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको 5 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होगी। ठीक है, और ये आपको स्पीड यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हम लोग स्विच करते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। आपके पास 3 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं। तो आपकी एक यूनिट तो ये है जो आप देख रहे हैं, स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। फाइन, एक यूनिट है आपकी प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपकी प्रोसेसिंग यूनिट है और आपको डायग्राम से भी इसके कंपोनेंट दिख रहे होंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज इंस्ट्रक्शन यूनिट। फाइन, तो आपके पास 3 यूनिट है, प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन एंड स्टोरेज यूनिट। आप इसी तरह से डिवाइड करके जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझना आसान होगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेसिंग यूनिट एंड देन वी विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन यूनिट, और उसके बाद फाइनली हम लोग स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो इसी डायग्राम से आप ये देख सकते हैं कि जो आपका एक सेकेंड, हाँ, ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है इसके क्या क्या पार्ट है। इसका पार्ट है एक एक्यूमुलेटर, एक है स्टेटस फ्लैग या जो आपके पास फ्लैग रजिस्टर्स हैं, टेम्पररी रजिस्टर्स एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये आपके प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो इंस्ट्रक्शन यूनिट है, इंस्ट्रक्शन यूनिट का आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। फाइन, और आपके पास जो स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट है इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो आपको जनरल पर्पस रजिस्टर्स दिख रहे हैं। ठीक है, एड्रेस एंड डेटा लैच दिख रहा है, एड्रेस लैच है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्टैक पॉइंटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर, जो आपके इसी में जनरल पर्पस या रजिस्टर वाले पार्ट में ही कवर हो जाने हैं। इसके अलावा आपको कुछ अदर यूनिट्स भी दिख रही होंगी, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक इंटरप्ट कंट्रोलर है और वन इज पावर सप्लाई। तो आपके ब्लॉक डायग्राम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, इंटरप्ट कंट्रोलर, प्रोसेसिंग यूनिट और पावर सप्लाई और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो इतनी चीजें, तो अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है कि आपके पास क्या क्या कंपोनेंट है, तो आपको इतना पार्ट अगर आप एग्जाम में लिखने वाले हैं या किसी कंपटीशन को फेस करने वाले हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कौन से यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट है। फाइन, तो अभी जो हमने डिस्कस किया वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट, स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, अब प्रोसेसिंग यूनिट जैसा मैंने बताया, ALU इसका पार्ट है, एक्यूमुलेटर है, स्टेटस फ्लैग है एंड टेम्पररी रजिस्टर। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग इसको देखेंगे भी। सबसे पहले हम लोग जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन यूनिट के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट कंपोनेंट। फाइन, तो इंस्ट्रक्शन यूनिट में आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट के कंपोनेंट्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर से देख लेते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, कहीं कहीं पे आपको GPR ऐसे शॉर्ट में लिख दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट वन इज स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर, एड्रेस लैच एंड एड्रेस डेटा लैच। तो ये तो आपके इतने तो आपके रजिस्टर्स ही हैं। ठीक है, ओके। अब अदर यूनिट्स को जो हमने बताया था कि इंटरप्ट कंट्रोलर है, इंटरप्ट से डील करने के लिए आपके पास सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर है और आपके पास पावर सप्लाई है। ठीक है, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के आपका सिस्टम तो एक्टिवेट होगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड यू ऑलरेडी नो कि एक्यूमुलेटर इज पार्ट ऑफ योर प्रोसेसिंग यूनिट। फाइन, तो एक्यूमुलेटर
एक्यूमुलेटर के रिगार्डिंग या जो आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर है इनके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल कोई भी जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं, जितने भी आप अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे आप एक्यूमुलेटर की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एक्यूमुलेटर को यूज़ किए आप अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन कि इट इज़ यूज्ड इन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए रजिस्टर, ठीक है। तो अगर आपको ए मिला है कहीं रजिस्टर ए की बात हो रही है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूमुलेटर, ठीक है। एंड इट इज मेन रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड 8 बिट रजिस्टर है ये, मीन्स 8 बिट डेटा को ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपका एक डेटा एक्यूमुलेटर में रखा जाता है, दूसरा किसी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन पे। उसके बाद हम उस पर एडिशन का वर्क परफॉर्म करेंगे, तो जो रिजल्ट होता है एडिशन या जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इन एक्यूमुलेटर। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका फुल शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ALU कहते हैं। तो आप कंप्यूटर में 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कब किस तरह के डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? आपके पास जो टोटल डेटा है वो या तो आपको किसमें नंबर्स के फॉर्म में मिलता है, न्यूमेरिक डेटा, या फिर आपको अल्फ़ाबेट या सिंबल्स के फॉर्म में डेटा मिलता है। इसी तरह से आप डेटा को स्टोर करते हैं। इट कुड बी आइदर कंप्लीटली न्यूमेरिकल वन, और या फिर ये आपका अल्फ़ाबेटिकल या फिर स्पेशल सिंबल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो जब आपके पास न्यूमेरिक डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जब अल्फ़ाबेट या सिंबल्स के फॉर्म में डेटा को परफॉर्म करना होता है तो इन पे आप लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए आपका जो ALU है ये 2 चीज़ों को, 2 यूनिट्स को मिला के बना है। अर्थमेटिक यूनिट फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिकल डेटा और लॉजिकल यूनिट फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द अल्फ़ाबेट्स और यू कैन से नॉन न्यूमेरिक डेटा और सिंबॉलिक डेटा, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल यूनिट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑपरेशंस हैं दोज आर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस तरह के ऑपरेशन आएंगे। और जो लॉजिकल ऑपरेशन है यहाँ पे एंड, और, नॉर, कॉम्प्लीमेंट, एटसेट्रा। फाइन, ओके। तो अब हम थर्ड कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट आर टेम्पररी रजिस्टर। ये आपके इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसे हम कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? फ्रॉम द जनरल पर्पस रजिस्टर। जो आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं 8 बिट के, इन्हीं में से हम किसी को टेम्पररी रजिस्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। 8 बिट रजिस्टर्स होंगे और इसे हम इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं स्टेटस फ्लैग। तो आपको फ्लैग रजिस्टर्स का जो है सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो ये कैसे बना होता है, कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के आप स्टेटस फ्लैग को फाइंड करते हैं। और ये आपका जो कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो स्टेटस है, माइक्रो प्रोसेसर के स्टेटस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटस फ्लैग को यूज करते हैं। फाइन, कौन कौन से फ्लैग है? साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, कैरी फ्लैग है। इसके रिगार्डिंग आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। फाइन, और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होता है? एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस फ्लैग को कंबाइंड करके हम क्या बनाते हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और PSW, ठीक है। इट इज अ 16 बिट वर्ड। तो आपके एक्यूमुलेटर 8 बिट का है, स्टेटस फ्लैग जो आपका फ्लैग रजिस्टर है वो भी 8 बिट का है, ठीक है। और दोनों को मिला के हम 16 बिट का एक, मान लो हम रजिस्टर बना रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब ये जो अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो सारे हमारे प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट थे, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन यूनिट के कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कई सारे फेजेस से होके जाता है, ठीक है। तो जब आप इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं, फेच करने का मतलब यू आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से आप इंस्ट्रक्शन को उठा के कहाँ पे ला रहे हैं? प्रोसेसर के पास, ठीक है। तो प्रोसेसर एक स्पेशल रजिस्टर को यूज करता है। अगर आप मेमोरी से
किसी इंस्ट्रक्शन को उठा के ला रहे हैं तो उस इंस्ट्रक्शन को आप नॉर्मली किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में ना रख के उसे आप कहाँ पे ला के रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो आप ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका एक स्पेशल रजिस्टर है जो करेंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको यहाँ पे रखता है। जब आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होके आता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर में जाता है और उसके बाद उसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रख दिया जाता है और ये भी आपका 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर आपका एक कम्बिनेशनल सर्किट है, आपको ये पता होना चाहिए। और डिकोडर आपको देखो, आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, आपको पता चला कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है। जो इंस्ट्रक्शन आया है अभी, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा है उसे एग्जीक्यूट करना है, पर उसे क्या काम करना है, जो इंस्ट्रक्शन आप मेमोरी से उठा के प्रोसेसर के पास लाए हैं उसे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये कौन बताएगा, डिकोडर। मींस डिकोडर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके बताता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहता है और उसके रिगार्डिंग ये डिफरेंट मशीन साइकिल्स को जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन। फाइन। तो द मशीन साइकिल्स आर देन गिवन टू द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फाइन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, आप देखिए, आपको ये पता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। भाई सबसे पहले हम फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को, फिर डिकोड करेंगे, जो हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेंगे, फिर हम डेटा को अगर उसे कहीं सेव करना है तो वो एक्टिविटी, ये सारे सीक्वेंस कैसे होता है। हम फेच डिकोड करने के पहले आप राइट क्यों नहीं कर सकते, या फेच करने के पहले आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई एक यूनिट है जो एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कौन है, आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है कि कब आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कब आपको वेट करना है किसी भी ऑपरेशन के कंप्लीट होने के लिए। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है for maintaining the sequence of operation that are being performed by the microprocessor. So इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस। किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में आपको डेटा को रीड करना है, काम करना है, जितने भी आपके पास यूनिट है, जिसकी भी आप बात कर लीजिए, चाहे आपका एलयू है, एक्यूमुलेटर है, स्टेटस फ्लैग, रजिस्टर्स, स्टोरेज यूनिट, जितने भी पार्ट हैं, इन सारे का कंट्रोल और इन सारे का जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, इनकी सीक्वेंसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द मशीन साइकिल रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इट जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स। ओके। तो आप इसके लिए S0 एंड S1 ये आपके स्टेटस सिग्नल है, एंड ALE एड्रेस लैच इनेबल, इसका यूज अगर आपने पिन डायग्राम वाला वीडियो देखा है तो इसमें आपको पता होगा, आपके पास जो कंबाइंड यूज किया जाता है एड्रेस एंड डेटा बस, तो ये वाले पार्ट पे कब डेटा आ रहा है, कब एड्रेस आ रहा है, इससे पता चलेगा कि आपका कि अभी ये जो डेटा बस है इस पे इस टाइम पे एड्रेस आ रहा है या डेटा आ रहा है। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है जो हमें ALE प्रोवाइड करता है, एड्रेस लैच इनेबल। फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट आपके ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या क्या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, रीड राइट, कब आपको इनपुट आउटपुट पे काम करना है, मेमोरी पे काम करना है, रेडी, रीसेट इन, रीसेट आउट, क्लॉक आउट, होल्ड एंड HLDA। तो आपके पास जो इंटरनल ऑपरेशंस हैं एज वेल एज जो आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन सबकी कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने के लिए ये डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। फाइन। और ये किसका पार्ट है, ये आपके इंस्ट्रक्शन यूनिट का कंपोनेंट है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो जनरल पर्पस रजिस्टर, आपके पास 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, BCDE HL। आप इनको पेयर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें से आपका HL जो है ये रजिस्टर पेयर आपका एक स्पेशल पेयर है। ठीक है। तो इसको मोस्ट ऑफ द टाइम मेमोरी
के डेटा को उठाने के लिए, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए HL को यूज़ किया जाता है। और जितने भी ये डेटा है आपके जनरल पर्पस, ये 8 बिट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। ये डेटा एंड रिजल्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो और इसके रिगार्डिंग आपका किस तरह से आप पेयर बना सकते हैं या क्या चीज़ें हैं, आप इसके लिए आप सेपरेट वीडियो है जनरल पर्पस रजिस्टर का, आप उसको देख सकते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरेज एंड इंटरफेस यूनिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोग्राम काउंटर आपका एक स्पेशल रजिस्टर है, ठीक है, और ये आपके 16 बिट डेटा को स्टोर करता है, ठीक। अब 16 बिट डेटा नहीं, आप इस कभी मत कहिएगा कि आपका प्रोग्राम काउंटर डेटा को स्टोर करता है। नो, आपका प्रोग्राम काउंटर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस को होल्ड करके रखता है। कौन सा एड्रेस स्टोर करता है? तो प्रोग्राम काउंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जैसे मैंने क्या बताया कि जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो कहाँ रखा होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखा रहता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन? जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस, एक प्रोग्राम है, उसका इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 इंस्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम है। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और ये कहाँ पे है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जो अगला इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस आपके किसके पास स्टोर होता है? प्रोग्राम काउंटर का। तो प्रोग्राम काउंटर के पास स्टोर होने से क्या होता है कि आप जो प्रोग्राम के प्रॉपर सीक्वेंसिंग के एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम काउंटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। जब करंटली बीइंग इंस्ट्रक्शन जो है वो जो करंटली आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जब वो उसका काम हो जाएगा तो प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि अब आपको इस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को उठाना है, और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा और नेक्स्ट एड्रेस को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि द माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन so that it always point to the नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फाइन। स्टैक पॉइंटर, आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने स्टैक पढ़ा होगा। तो जैसे आपने स्टैक में आप एक एलिमेंट यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, टॉप, ठीक है, जो आपके इंसर्शन या डिलीशन में हेल्प करता है। इसी तरह जो आपका फिजिकल स्टैक है, जो मेमोरी में स्टैक होता है, वहाँ पे स्टैक पॉइंटर की हेल्प से आप डेटा को क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट या डिलीट या ऐड करते हैं, ठीक है। डेटा को ऐड करने या नए डेटा को स्टैक में रखने के लिए, डिलीट करने के लिए स्टैक पॉइंटर का यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। इट हैज 16 बिट रजिस्टर एंड इट इज ऑल्सो स्पेशल पर्पज रजिस्टर। फाइन। एंड एनी पोर्शन ऑफ मेमोरी कैन बी यूज्ड एज द स्टैक, ठीक है। हम यहाँ पे मेमोरी स्टैक की बात कर रहे हैं, और अगर आपको स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया है तो आपको पता होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैक। तो एक है आपका कौन सा? रजिस्टर स्टैक, दूसरा होता है मेमोरी स्टैक। फाइन। तो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। तो लास्ट वन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर। सो दिस रजिस्टर इज यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। इसका आप क्यों यूज कर रहे हैं? जो आपका स्टैक पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं? स्टैक पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। और जब पुश ऑपरेशन होता है तो जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू। और जब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है इसको डिक्रीमेंट कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट रजिस्टर। फाइन। अब हम आते हैं एड्रेस लैच। तो ये क्या है? आपके पास जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, डेटा के ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एड्रेस लैच का। तो इट इज ग्रुप ऑफ 8 बफर्स, और इसको बनाया कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है आपका एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं। तो आप जो है ये 8 बफर्स का ग्रुप कह सकते हैं, या इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 8 फ्लिप फ्लॉप्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। सो द अपर बाइट ऑफ 16 बिट एड्रेस इज स्टोर्ड इन द लैच एंड देन इट इज मेड अवेलेबल टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। जो डेटा ट्रांसफर होना है इसको ये कुछ देर के लिए आपका ये होल्ड कर सकता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं लैच, ठीक है। इस वजह से इनके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है। तो जो भी आपका 16 बिट एड्रेस का जो अपर बाइट है, ठीक है, उसको ये स्टोर करके पेरिफेरल डिवाइसेस तक
पहुंचाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है एड्रेस एंड डेटा लैच, ठीक है। तो इस पे आप देखो, इसमें एड्रेस भी स्टोर हो सकता है और डेटा भी स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एड्रेस मिल रहा है या डेटा मिल रहा है? तो इफ ALE इज इक्वल टू 1, तो जो एड्रेस और डेटा लैच है ये लोअर बाइट ऑफ एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। मतलब अगर ALE की वैल्यू आपको 1 मिलती है तो इसका मतलब कि आपका ये जो एड्रेस एंड डेटा लैच है यहाँ पे एड्रेस है, और अगर ALE की वैल्यू 0 होती है तो ये आपके 8-बिट डेटा को स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। सो द लोअर बाइट ऑफ एड्रेस एंड 8-बिट ऑफ डेटा आर मल्टीप्लेक्स्ड एंड इट होल्ड्स आइदर lower byte of address और 8-bit of data and this is decided by the ALE, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, मैंने कहा था ना कि आपके 3 स्टोरेज यूनिट, इंस्ट्रक्शन यूनिट एंड प्रोसेसिंग यूनिट के अलावा आपके पास 3 अलग कंपोनेंट्स भी हैं। कौन कौन से हैं? इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर एंड पावर सप्लाई। तो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर आपके सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करता है और पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो माइक्रो प्रोसेसर works with 8-bit parallel data and serial input output devices work with the serial transfer of data। इसीलिए हमें serial input output controller की जरूरत है, ठीक है। So that we could convert the serial data into parallel and parallel data into serial। और रीजन आपको ये भी बता दिया कि क्योंकि आपके जो सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सीरियल डेटा ट्रांसफर को परफॉर्म करते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को पैरेलल डेटा चाहिए, इसलिए हमें सीरियल टू पैरेलल एंड पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस यूनिट इज द इंटरफेस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड सीरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी एक पॉइंट को भी स्किप नहीं कर सकते हैं अगर आप ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपसे पूछा जाता है, अगर आपको लिखना है तो। अदरवाइज आप बस याद रखिए कि क्या जरूरत है। इंटरप्ट कंट्रोलर, सो इट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द इंटरप्ट्स। आपके पास इंटरप्ट्स कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो इंटरप्ट है इनको कई कैटेगरी में आप डिवाइड करते हैं, जैसे आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, या फिर आप कह लीजिए कि आपके पास मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट हैं, ठीक है। ट्रिगरिंग मेथड्स जो आपके पास होते हैं, ट्रिगरिंग मेथड के बेसिस पे आप इंटरप्ट्स को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फिलहाल हम अभी सिंपल सा देख रहे हैं। तो आपके पास इंटरप्ट कंट्रोलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इंटरप्ट हैंडलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरप्ट कंट्रोलर वाले यूनिट को दिया गया है। और यहाँ पे आपका जो 8085 है इसके पास ये जो जितने भी दिख रहे हैं दीज आर ऑल हार्डवेयर इंटरप्ट्स जिसके पिन आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर पे मिले हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? ट्रैप, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड INTR, ठीक है। तो आप इसको मास्केबल एंड नॉन मास्केबल के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर मास्केबल इंटरप्ट्स एंड दिस इज द ट्रैप इज नॉन मास्केबल, ठीक है। तो आप इसके इंटरप्ट का भी एक सेपरेट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो इंटरप्ट कंट्रोलर रिसीव्स these interrupts according to their priority and applies them to the microprocessor. There is one outgoing signal INTA which is called the interrupt acknowledgement, fine। तो ये सारी डिटेल्स आपको वो जो सेपरेट वीडियो जो मैं बता रही हूँ इंटरप्ट हैंडलिंग से रिलेटेड या इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनिट ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज पावर सप्लाई। तो बिना सप्लाई के तो आपका सिस्टम चालू ही नहीं होगा। तो आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इट रिक्वायर्स +5 वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है। सो आपका जो पावर सप्लाई यूनिट है इट प्रोवाइड्स +5 वोल्ट पावर सप्लाई टू द माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर नीड +5 वोल्ट पावर सप्लाई फॉर दिस operation, fine। So this is all about the block diagram of your 8085 microprocessor। I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।